नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, देश में 5 चरणों में लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और जाहिर है बिहार में भी पांचों चरण में चुनाव हुआ है। और पांचवें चरण की वोटिंग कल जब समाप्त हुई तो बिहार की 24 सीटें निपट चुकी हैं। यानी बिहार में लोकसभा की 24 सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। 24 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और 40 में से 24 सीटों पर अगर वोटिंग हो गई है तो जाहिर है आधी से ज्यादा सीटें अब बिहार में निपट चुकी हैं। अब लोकसभा चुनाव बहुत बचा हुआ नहीं है, सिर्फ चुनाव के 2 चरण बाकी हैं और कुछ ही सीटें बिहार में भी बची हुई हैं और देश भर में भी बची हुई हैं। लोकसभा चुनाव के परिणाम की जो तारीख है 4 जून, उसमें भी बहुत वक्त नहीं है। 4 जून को लोकसभा चुनाव का परिणाम आना है। देश भर में किसकी सरकार बन रही है, इंडिया गठबंधन की बनेगी कि एनडीए की बनेगी, ये सब कुछ 4 जून को पता चल जाएगा। लेकिन अभी जो बाकी के 2 चरण हैं, और बिहार की मैं बात कर रहा हूं, बिहार में 2 चरणों में जो चुनाव होने वाले हैं, 2 चरण, और उनमें जो जिन सीटों पर चुनाव होने वाले हैं उनमें से कुछ सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार एनडीए पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं। और देखिए, एनडीए पर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सीटें एनडीए की हैं। एनडीए की सिटिंग सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार अगर भारी पड़ रहे, किसी पर झटका दे रहे हैं और वो सिटिंग सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में जाती हुई दिख रही है या वो सबसे सशक्त उम्मीदवार के तौर पर नजर आ रहे हैं, तो नुकसान तो एनडीए का है क्योंकि सिटिंग सीट उसकी है। हम तो बार बार ये कहते हैं कि खोने के लिए तो आरजेडी के पास कुछ नहीं है, कांग्रेस के पास भी बहुत कुछ नहीं है, उसके पास तो एक ही सीट थी किशनगंज की। वाम दल का भी खाता नहीं खुला, आरजेडी का भी खाता नहीं खुला। तो जिन सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार भारी पड़ते नजर आ रहे हैं, वो सीटें बक्सर की सीट है, वो सीट सीवान की सीट है, वो सीट काराकाट की लोकसभा सीट है। ये सारी ऐसी सीटें हैं जहां निर्दलीय उम्मीदवार बहुत भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं राजनीति के दिग्गजों पर, एनडीए के उम्मीदवारों पर। काराकाट की लोकसभा सीट के बारे में हम अक्सर चर्चा करते हैं। पवन सिंह निर्दलीय उम्मीदवार हैं और उपेंद्र कुशवाहा पर वो बहुत भारी पड़ते दिखे हैं। अब चुनाव का नतीजा क्या होगा ये 4 जून को पता चलेगा। उपेंद्र कुशवाहा डैमेज कंट्रोल करने में कामयाब रहे हैं कि नहीं रहे हैं, लेकिन जो काराकाट की स्थिति है वो वहां की स्थिति यह है कि वहां सीधी लड़ाई अब हो गई है, त्रिकोणीय लड़ाई है। लेकिन जो लड़ाई है उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह के बीच है। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार राजा राम सिंह तीसरे नंबर पर चले गए हैं। वहां पूर्णिया जैसी स्थिति हो गई है। निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा पर बहुत भारी पड़ते दिखे हैं। अब डैमेज कंट्रोल उपेंद्र कुशवाहा कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं, ये अलग सवाल है। तो काराकाट में निर्दलीय उम्मीदवार का जलवा है, वो भारी पड़ते दिख रहे हैं, पवन सिंह। सीवान लोकसभा सीट की बात करें, हिना साहब निर्दलीय उम्मीदवार हैं, लेकिन आरजेडी के पूर्व दिवंगत सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हैं और बहुत मजबूती से काराकाट लोकसभा सीट पर, माफ कीजिएगा, सीवान लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रही हैं। निर्दलीय उम्मीदवार होते हुए भी हिना साहब का पलड़ा भारी नजर आता है और पप्पू यादव ने भी अब उनकी मदद की बात कही है कि वो हिना साहब की मदद करेंगे। शहाबुद्दीन के साथ उनका अच्छा रिश्ता रहा है, बेहतर रिश्ते रहे हैं। तो सीवान लोकसभा सीट भी हॉट सीट हो गई है निर्दलीय उम्मीदवार की वजह से। और यहाँ ये सीट भी एनडीए की सीट है, ये जेडीयू की सिटिंग सीट है। यहाँ जेडीयू ने एक प्रयोग जरूर किया है कि अपनी सिटिंग सांसद कविता सिंह का टिकट काटकर यहाँ से टिकट दे दिया उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष रहे पूर्व विधायक रमेश कुशवाहा की पत्नी विजया लक्ष्मी को, और वो कविता सिंह की जगह वो जेडीयू की उम्मीदवार हैं। तो नीतीश कुमार का ये प्रयोग सफल होगा कि नहीं सफल होगा, लेकिन इस बात का खतरा जरूर है कि नीतीश की सिटिंग सीट फिर नीतीश के हाथ में या जेडीयू के पाले में नहीं जा रही है। इस सीट पर झटका लग सकता है जेडीयू को और निर्दलीय उम्मीदवार हिना साहब की वजह से लग सकता है।
ये बड़ा सवाल है। हिना साहब मजबूत उम्मीदवार नजर आ रही हैं। अब एक और सीट है, वो सीट है बक्सर की लोकसभा सीट। वहां भी एक निर्दलीय उम्मीदवार, और वो निर्दलीय उम्मीदवार हैं आईपीएस आनंद मिश्रा, पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा। वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं नौकरी छोड़कर, और आनंद मिश्रा का पलड़ा सीवान और काराकाट जैसा भारी नहीं है, लेकिन आनंद मिश्रा टक्कर देते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। और आनंद मिश्रा अगर किसी को नुकसान पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं तो वो बीजेपी उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी को ही पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं, उनको ही झटका देते हुए नजर आ रहे हैं। आनंद मिश्रा अगर अच्छा खासा वोट ला पाने में कामयाब रहे तो ये नुकसान बीजेपी का होगा, ये नुकसान एनडीए का होगा, मिथिलेश तिवारी का होगा। एक तो बक्सर का जो जातीय समीकरण है, और इसीलिए ब्राह्मण उम्मीदवार अश्विनी चौबे को चुना 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने, 2024 में मिथिलेश तिवारी को चुना, और आनंद मिश्रा भी। अगर जातीय समीकरण की बात करें, देखिए चुनाव में जाति की बात करनी पड़ती है, जातीय समीकरणों की बात करनी पड़ती है, इसके बिना आप चुनाव की बात नहीं करेंगे या ठीक से नहीं कर पाएंगे। और खासकर बिहार में लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव की अगर बात करेंगे तो आनंद मिश्रा भी उसी जाति समाज से आते हैं। और जाति समाज से इतर बक्सर चूंकि मैं गया हूं, आनंद मिश्रा का भी एक क्रेज है बक्सर में, उनकी भी बात लोग कर रहे हैं और बहुतायत में कर रहे हैं, ज्यादातर लोग कर रहे हैं। तो आनंद मिश्रा भी भारी पड़ते दिख रहे हैं मिथिलेश तिवारी पर। जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, जीत हार किसकी होगी, ये 4 जून बताएगा। लेकिन बक्सर की ये सीट भारतीय जनता पार्टी से छिटकती हुई नजर आ रही है, और उसकी वजह है निर्दलीय उम्मीदवार आनंद मिश्रा। तो ये वैसे उम्मीदवारों की लिस्ट है जो लड़ तो रहे हैं निर्दलीय, लेकिन निर्दलीय होकर चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत भारी पड़ रहे हैं एनडीए पर, एनडीए को नुकसान पहुंचाते दिख रहे हैं, एनडीए का स्ट्राइक रेट कम करते हुए दिख रहे हैं। और इन निर्दलीय उम्मीदवारों की वजह से एनडीए को बड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। हालांकि बिहार में 40 सीटें हैं, तो आगे भी हम कोशिश करेंगे इस तरह का जो समीकरण है, इस तरह का जो नायाब खेल लोकसभा चुनाव में होता हुआ दिख रहा है बिहार में, उस पर हम बात करेंगे। और बाकी बिहार में भी 2 चरणों के चुनाव बाकी है, तो अलग अलग सीटों का समीकरण और उन सीटों से जुड़ी हुई जो खबरें हैं, 2 चरणों के चुनाव से जुड़ा हुआ जो अपडेट है, वो भी हम आप तक लाते रहेंगे। 4 PM के साथ आप बने रहिए। हमारी कोशिश है कि चुनाव को लेकर जो सटीक खबरें हों, अपडेट हों, विश्लेषण हो, वो सब हम आप तक बिल्कुल सटीकता के साथ पहुंचाते रहें। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।